Parallelogram law of vector addition is basically extension of triangle law. Okay, I just give you the review of triangle law, and then I would try to convert, or rather I would try to evolve one more law. So if this is a vector A and this is another vector B, the two vectors in the same order, and this is the resultant. We remember this is the triangle law. Okay. Now what I did, now I draw a line parallel to B. I draw a line parallel to A. So this is a vector which is Sir, equal. Yeah. sir, Yes, please. sir, can you repeat? I was not able to join. I've just started. Just be careful. Okay, sir. So this is vector B. This is vector B. See, the two vectors are equal in magnitude. The two are equal in magnitude and they are having the same direction. This is also the case when the these two vectors are equal in magnitude and having the same direction. So if this is B, this would be B. अगर ये A है तो ये भी A होगा. Okay. So अब आपको दिखाई दे रहा है कि एक पैरेललोग्राम बन गया. तो एक नया लॉ बन गया कि अगर दो वेक्टर्स A और B पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड, ये कौन सी साइड्स हैं? ये कौन सी साइड्स हैं? एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट किया जाए तो वहां से निकलने वाला जो डायगोनल होगा, डायगोनल ये पैरेललोग्राम का डायगोनल है. दिस वुड बी द रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर. सो इफ आई राइट द statement says if two vectors can be represented by two adjacent sides of a triangle, sorry, parallelogram, then the diagonal of parallelogram would represent their resultant. यहाँ पर किस चीज को जोड़ देना है? Adjacent side. Adjacent side is the keyword. उसके बाद इस R का मैग्नीट्यूड निकालना और डायरेक्शन निकालना वो बिल्कुल सेम है. टू फाइंड R का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन वो बिल्कुल सेम है जो हमने ट्रायंगल लॉ में पढ़ा था. बस आपको इस डायग्राम में कुछ चेंज करने पड़ेंगे जो आपने पहले भी किए थे. अब यहाँ से एक लाइन लेके जाएंगे, ये लाइन, यहाँ से एक नॉर्मल डालेंगे, ये नॉर्मल, ये हो गया आपका N, ये आपका A, ये B, ये C और ये D. ये वाला एंगल A और B के बीच में थीटा होता है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? थीटा. बाकी जो आपने किया था वो बिल्कुल सेम आ जाएगा. आपका R का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा. और ये वाला जो एंगल है, दिस एंगल जिसको हम डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं, बीटा. सो बीटा वुड बी सेम tan inverse B sin theta upon A plus B cos theta. तो अगर क्वेश्चन का लैंग्वेज ऐसा आए, डिस्कस पैरेललोग्राम लॉ एनालिटिकली, तो आपको क्या करना है? आंसर में सबसे पहले स्टेटमेंट विद डायग्राम. बिना डायग्राम के कोई स्टेटमेंट नहीं होता. दूसरा आपका डेरिवेशन. डेरिवेशन किसका? R का और tan
बीटा का, ये आपको करना है। एंड दिस इज ऑफ 3 to 5 मार्क्स। ये वर्ड अगर आ जाए एनालिटिकली, इसका मतलब है कि ये आपको करना है, स्टेटमेंट करना है और डेरिवेशन करना है। राइट, आगे बढ़ते हैं। वेक्टर सब्ट्रैक्शन। वेक्टर सब्ट्रैक्शन पढ़ने से पहले हमको थोड़े से बहुत टर्म्स के बारे में जान लेना होगा। जैसे अगर ये एक वेक्टर है a, ये एक वेक्टर है b, a और b, सो मैं इसको लिख सकता हूँ a इक्वल टू b। इसका मतलब है a और b का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम। राइट, a और b का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम। तो ऐसे वेक्टर्स को हम नाम देते हैं इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स। लेकिन अगर एक वेक्टर आपका ऐसा है a और एक वेक्टर आपका ऐसा है b, तो आप ऐसे नहीं लिख सकते a इज नॉट इक्वल टू b, जबकि दोनों का लेंथ सेम है। लेंथ सेम है मतलब a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड सेम है, बट डायरेक्शन ऑफ b इज अपोजिट टू direction of A. So in such case, we call B is negative of A. Negative of A. Right. So I can write B is equal to negative of A. तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि अगर A और B के बीच का एंगल थीटा है, तो A और माइनस b के बीच का एंगल कितना होगा? जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बताओ। अगर a और b के बीच का एंगल यहां से देखो 0 है, तो a और माइनस b के बीच का यहां से पढ़ के देखो कितना होगा। शिखा, अनन्या, आयुष, भावना, इज योर आंसर नॉट करेक्ट? श्याम इज नॉट करेक्ट, खुशी इज नॉट करेक्ट, क्योंकि आप प्री ऑक्यूपाइड हो, आपने कुछ पहले से पढ़ रखा है, इसलिए आप अपना आंसर गलत दे रहे हो। ए और बी के बीच का एंगल अगर थीटा इक्वल टू 0 है, सॉरी मेरा क्वेश्चन गलत था, अगर a और b के बीच का एंगल थीटा इक्वल टू 0 है, तो a और माइनस बीच का एंगल कितना होगा? आंसर इज 180 डिग्री। राइट, अगर a और b के बीच का एंगल थीटा है, तो a और माइनस b के बीच का एंगल 180 माइनस थीटा होगा। सो दोनों ही जवाब गलत सही है। मैंने बोला कुछ और था, लिख कुछ और दिया, बट यस कंसेप्ट मस्ट बी क्लियर। तो ये हमारा यूज होगा नेगेटिव वेक्टर। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं कि 8 माइनस 5 इसकी वैल्यू कितनी होगी? 3, सबको पता है। ये वैल्यू कितनी होगी? 8 प्लस माइनस 5 कितनी होगी? एट प्लस माइनस 5 कितनी होगी? गुड, 3, है ना? ये भी कोई बहुत बड़ी मैथमेटिक्स नहीं है। तो अगर मैं बोलूं कि a माइनस बी किसके इक्वल है? a प्लस माइनस बी। ये चीज समझनी क्यों जरूरी है? कहने को ये वेक्टर सब्ट्रैक्शन है, बट बेसिकली वेक्टर सब्ट्रैक्शन इज वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन किसका है? अगर मैं a माइनस बी करना चाहता हूं, तो मैं a में ऐड करूंगा नेगेटिव ऑफ b, क्योंकि मुझे वेक्टर ऐड करना आता है। आई नो हाउ टू ऐड वेक्टर्स। ट्राइंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ से मुझे वेक्टर्स ऐड करना आता है। तो a माइनस बी इज अ वेक्टर सब्ट्रैक्शन विच इज बेसिकली
वेक्टर एडिशन ऑफ वेक्टर ए एंड नेगेटिव ऑफ बी। ये चीज समझ में अगर आती है तो हमारा काम बहुत आसान है। अगर ये मेरा ए है, दिस इज माय ए एंड दिस इज माय बी, और ए और बी के बीच का एंगल हमको पता है कितना, थीटा। तो ये वो जो आपका निकल के आएगा, दिस इज योर ए प्लस बी, ए प्लस बी। पर मुझे ए प्लस बी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ए प्लस माइनस बी। तो माइनस बी किधर होगा, इसके ठीक अपोजिट ऐसे। ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर कितना है, माइनस बी। सो एक वेक्टर ए, एक वेक्टर माइनस बी टेकन इन सेम ऑर्डर। ये ट्राइंगल की कौन सी साइड हुई, तीसरी साइड हुई। तो ये हुआ इस ए वेक्टर का और इस बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर का सम। सो दिस इज द रिजल्टेंट आर विच इज इक्वल टू ए प्लस माइनस बी। सो इट इज इक्वल टू ए माइनस बी। सो अगर ए और बी के बीच का एंगल, अगर ए और बी के बीच का एंगल अगर थीटा है, तो ये ए है और ये माइनस बी है, तो ए और माइनस बी के बीच का एंगल कितना होगा, 180 माइनस थीटा। तो अगर मैं a प्लस बी का मैग्नीट्यूड लिखना चाहूँ, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड अगर मैं लिखना चाहूँ, तो वो कितना होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और ये वाला एंगल भी हमको पता है कितना था, बीटा was tan इनवर्स b sin थीटा अपॉन a प्लस बी cos थीटा। ओके। अब अगर मैं a माइनस बी का मैग्नीट्यूड लिखना चाहूँ और इस फॉर्मूले को यूज करना चाहूँ, तो a की जगह a ही रहेगा, b की जगह b ही रहेगा, प्लस 2 a की जगह a ही रहेगा, b की जगह b ही रहेगा। लेकिन क्या चेंज आया, सिर्फ एंगल चेंज हो गया। यहाँ पर a और b के बीच में एंगल थीटा था, यहाँ पर a और माइनस b के बीच में, a और माइनस b के बीच में एंगल कितना है, 180 माइनस थीटा। तो आपका a माइनस ए, आपका a माइनस बी का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ऐसा क्यों आया, क्योंकि cos 180 माइनस थीटा कितना होता है, माइनस cos थीटा। ये आप सीखेंगे मैथमेटिक्स में, अगर सीखा नहीं है तो आप सीख जाएंगे बहुत आसानी से। अब अगर मैं इस एंगल की बात करूं, दिस एंगल, if I want to show the direction, this direction is alpha. So what is tan alpha? यहाँ से b की जगह b, a की जगह a, b की जगह b, लेकिन थीटा की जगह 180 माइनस थीटा रहेगा। सो इट वुड बी tan इनवर्स की जगह tan अल्फा ले लिया मैंने, b sin 180 माइनस थीटा अपॉन a ही रहेगा, b ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर आ जाएगा 180 माइनस थीटा। सो साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा, और cos 180 माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा। नीड नॉट टू वरी अबाउट दिस, ये आपके लिए बहुत इजी रहेंगे आने वाले टाइम में, अगर अभी आपने पढ़ा नहीं है तो इसमें आप ज़्यादा परेशान ना हो। b साइन थीटा a माइनस b cos थीटा। This is the direction of a minus b with respect to vector a. Okay. तो अगर मैं एक क्वेश्चन दे दूं जल्दी से, आपके पास 15 सेकंड का टाइम होगा क्वेश्चन खत्म होने के बाद। a प्लस बी इज इक्वल टू a माइनस बी गिवन है आपको। इफ फाइंड एंगल बिटवीन a एंड b। सो आप में से बहुत सारे बच्चों ने आंसर निकाल लिया है और आंसर आया है 90 डिग्री। इफ समबडी वांट टू आस्क, प्लीज गो अहेड जल्दी से, इससे पहले कि मैं नया टॉपिक करूं। अगर किसी को पूछना है कि ये कैसे आया, आई एम रेडी टू एक्सप्लेन, हरी अप। इफ समबडी हैज एनी डाउट,
कि ये आंसर कैसे आया, जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताए कि इसको ये प्रॉब्लम है, आई वुड सॉल्व। ओके, दिस इज वेरी सिंपल। a प्लस बी क्या दिया हुआ है बेटा आपको, ये दिया हुआ, देखो ये a प्लस बी दिया हुआ ये, तो a प्लस बी ये यूज कर लो, ये वाला, और a माइनस बी आपने क्या निकाला, ये दिया हुआ है, ठीक है। इन दोनों को इक्वल रखना है, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ कि इक्वल रख दो आप। तो आपने क्या किया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा अंडर द रूट को इक्वल रखा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा के स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, ये कैंसिल हुआ, a स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका 4ab cos थीटा इक्वल टू 0। तो a 0 नहीं है, b 0 नहीं है, ये इक्वेशन 0 कब होगी, जब cos थीटा किसके इक्वल होगा, 0। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 90। cos थीटा 0 को मिल सकता हूँ cos 90, so this theta is equal to 90. So this was a simple question based on vector subtraction. एक ऐसे ही पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। पॉलीगन लॉ में हम क्या करते हैं, अगर मल्टीपल वेक्टर होते हैं, मल्टीपल वेक्टर हैं अगर, उनको हमको क्या करना है, अगर ऐड करना है। मान लो हमारे पास एक वेक्टर है a, एक वेक्टर है मेरे पास b, एक वेक्टर है मेरे पास c। मुझे अगर a प्लस बी सी, a प्लस बी प्लस सी निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, a b c को, a b और c को किसमें, सेम ऑर्डर में अरेंज करूँगा। सेम ऑर्डर में अरेंज करना आपको सिखाया गया, कैसे अरेंज करते हैं, कैसे, a के सिर पर b की पूंछ, b की सिर पर c की पूंछ। तो ये जो क्लोजिंग साइड बनी, ये वाली, ये क्लोजिंग साइड इन द अपोजिट ऑर्डर, इसको क्या बोलते हैं, क्लोजिंग साइड इन अपोजिट ऑर्डर। ये ए बी सी कौन से ऑर्डर में है, सेम ऑर्डर में। तो क्लोजिंग साइड इन अपोजिट ऑर्डर वो जो होगी, वो क्या होगी, ए प्लस बी प्लस सी, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट, राइट। So this was just a simple introduction of polygon law. अगली स्लाइड पे चलते हैं, वेक्टर रेजोल्यूशन। वेक्टर एडिशन में आप क्या कर रहे थे, वेक्टर एडिशन में आप 2 या 3 या 4 या बहुत सारे वेक्टर को रिप्लेस कर रहे थे, किससे, एक सिंगल वेक्टर से, राइट। 2 3 4 5 वेक्टर को आप रिप्लेस कर रहे थे, किससे, एक सिंगल वेक्टर से। अब ये ठीक उल्टा है, रिवर्स ऑफ वेक्टर एडिशन। इसमें क्या करना है आपको, कि आपको एक वेक्टर को split a given vector along different direction। मतलब आप अगर वेक्टर एडिशन की बात करें, वेक्टर एडिशन की बात करें आप, तो आप जा रहे थे मैनी टू वन, मतलब बहुत सारे वेक्टर को रिप्लेस कर रहे थे एक वेक्टर से, जिसको आप रिजल्टेंट बोलते हैं। लेकिन अगर आप रेजोल्यूशन की बात कर रहे हैं, रेजोल्यूशन का मतलब है कि आप कहाँ जा रहे हैं, वन टू मैनी, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि आपने कभी ये रिजॉल्व करना, रिजॉल्व करने का मतलब होता है अलग अलग करना। अगर दो लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं और वो आपस में इन्होंने एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए हैं, तो वो उलझे हुए हैं, और अगर कोई आता है उनको अगर दोनों हाथों से अलग अलग कर देता है, तो उसने इनको दोनों को रिजॉल्व कर दिया, अलग अलग कर दिया, राइट।
तो रिजॉल्व करने का मतलब होता है बहुत सारी चीजें जो आपस में मिली हुई हैं उनको क्या कर देना, अलग कर देना, राइट। अब उसके लिए हमको एक छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि अगर ये एक वेक्टर है ए, इसका लेंथ 1 मीटर है, अगर ये एक दूसरा वेक्टर है बी, इसकी लेंथ 2 मीटर है, तो मैं क्या कंक्लूजन निकाल सकता हूँ, दोनों का डायरेक्शन तो बिल्कुल सेम है, लेकिन दोनों की लेंथ में एक एग्जैक्ट रिलेशन दिया हुआ है। मैं बोल सकता हूँ b का जो मैग्नीट्यूड है वो 2 टाइम्स a के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, और डायरेक्शन दोनों की क्या है, सेम। सो कैन आई राइट b वेक्टर एज 2a वेक्टर। ओके, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है। ये वाला जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट इसकी बात कर रहा है कि सिर्फ मैग्नीट्यूड है, और ये वाला स्टेटमेंट क्या करता है कि इन दोनों को शामिल कर लेता है कि मैग्नीट्यूड का रिलेशन ये है और डायरेक्शन का रिलेशन ये है, डायरेक्शन सेम है। आई कैन राइट b इक्वल टू 2a इवन इफ दिस 2b वेक्टर इस डायरेक्शन में हो, टू बी वेक्टर इस डायरेक्शन में और ए वेक्टर इस डायरेक्शन में, तब भी ये वैलिड होगा। लेकिन इस वाले केस में ये वाला रिलेशन वैलिड नहीं होगा। ये वैलिड तभी होगा जब ये दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा, राइट। अब यहाँ तो मुझे इन दोनों के मैग्नीट्यूड के बीच में रिलेशन पता था, लेकिन यहाँ पर नहीं पता। ये एक वेक्टर ए है और ये एक वेक्टर बी है, मुझे नहीं पता कि इनके बीच में मैग्नीट्यूड का क्या रिलेशन है, 2 गुना है, 4 गुना है, 5 गुना है, आई डोंट नो। So I would write a general expression b vector is equal to m times a vector. दोनों का डायरेक्शन सेम है और b वेक्टर का मैग्नीट्यूड a वेक्टर का m टाइम्स है, वेयर m is any scalar या any number, कोई नंबर है, राइट, इट कैन बी एनी नंबर। सो अगर इस कॉन्सेप्ट को मैं इस वेक्टर रेजोल्यूशन में इस्तेमाल करना चाहूँ तो सीखें कैसे करते हैं। कि मुझे एक वेक्टर गिवन है, ये r गिवन है, और मुझे गिवन है ये एक वेक्टर a गिवन है और एक वेक्टर b गिवन, ठीक है। और मुझे क्या कहा गया कि रिजॉल्व r along a and b, मतलब मुझे इस r को, इस वाले r को तोड़ना है किस डायरेक्शन में, a की डायरेक्शन में और b की डायरेक्शन में, राइट। तो मुझे r को अलग अलग करना है दो अलग अलग वेक्टर की टर्म्स में। तो मैंने क्या किया, मैंने a के पैरेलल यहाँ पर एक लाइन खींची, ये a के पैरेलल है, ये डायरेक्शन जो है a के पैरेलल है, और एक मैंने b के पैरेलल एक लाइन खींची, ये b के पैरेलल हो गई। ये वाला जो वेक्टर है OA, ये वेक्टर जो है आपका OA, ये किसके पैरेलल है, A के। और ये जो वेक्टर है आपका OB, ये वाला वेक्टर किसके पैरेलल है, आपका B के। क्या आप इस नॉलेज को, इस वाली नॉलेज को यहाँ अप्लाई कर सकते हो। मुझे नहीं पता कि इन दोनों के मैग्नीट्यूड के बीच में क्या रिलेशन है, लेकिन मुझे ये पता है कि ये OA जो है वो A की डायरेक्शन में है और OB जो है वो B की डायरेक्शन में है। सो कैन आई राइट OA इज इक्वल टू समथिंग, कैन आई राइट AB इक्वल टू समथिंग इन द लाइट ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। कौन बताएगा। सर OA is equals to under root of OB square minus AB square। नहीं 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 नहीं, ये वाला रिलेशन देखो, ये वाला रिलेशन OA, ये दिखाया था मैंने, ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B है, ये वेक्टर B है। तो मैंने B को क्या लिखा, A का टाइम्स लिख दिया M टाइम्स। तो ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं OA को M टाइम्स A, और ऐसे ही इस AB को लिख सकता हूँ N टाइम्स B, राइट। समझ में आया कि नहीं। OA जो है वो A के पैरेलल है, मैग्नीट्यूड का रिलेशन मुझे पता नहीं है तो मैंने कोई एक नंबर ले लिया। AB B के पैरेलल है तो मैग्नीट्यूड का रिलेशन नहीं, तो मैंने N ले लिया। अब ये ट्राइंगल लॉ लगाया तो R किसके इक्वल है, आपका पता ही है, R किसके इक्वल है, OA के इक्वल है प्लस AB के इक्वल है, जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ
एम ए वेक्टर प्लस एन बी वेक्टर। तो इस एम ए को मैं क्या बोलूंगा, इस एम ए को मैं बोलूंगा कंपोनेंट ऑफ आर अलोंग ए, है ना। और इसको क्या बोलूंगा, इसको बोलूंगा कंपोनेंट ऑफ आर अलोंग बी। यहाँ देखो रिजोल्यूशन का मतलब होता है एक से मैनी में जाना, तो हम आर से दो वेक्टर में चले गए, एक वेक्टर ये और एक वेक्टर ये। रिजॉल्व का मतलब होता है अलग करना, मैंने इस आर वेक्टर को अलग कर लिया, दो वेक्टर में तोड़ लिया, ओ ए वेक्टर में और ए बी वेक्टर में। इसका मतलब ये है कि अगर मैं ओ ए वेक्टर और ए बी वेक्टर को ज्वाइन करूंगा या मिला दूंगा इनको, तो मुझे क्या मिल जाएगा, आर मिल जाएगा, राइट। सो दिस इज अ जनरल रेजोल्यूशन। जनरल रेजोल्यूशन का मतलब है कि आप किसी भी वेक्टर को किन्हीं दो डायरेक्शन में या तीन डायरेक्शन में कम से कम आप उसको ब्रेक कर सकते हैं, राइट। लेकिन अगर मैं जिन डायरेक्शन में ये जो ए और बी हैं ये अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, अगर मैं उस वेक्टर को उस डायरेक्शन में रिजॉल्व करूं तो उसका एक नया नाम हो जाता है रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन। रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन क्या है, splitting a vector along mutually perpendicular directions, ठीक है। और म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस आपके पास तीन ही है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अगर हम एक जनरल एक स्टेटमेंट पास करें तो किसी भी वेक्टर को एक्स वाई एंड जेड एक्सिस में तोड़ना मतलब रिजॉल्व करना क्या कहलाता है, रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन, राइट। रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन का मतलब म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उस वेक्टर को अलग अलग कर देना। अब उसके लिए हमको आगे बढ़ने से पहले, रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन को डिटेल में पढ़ने से पहले हमको एक टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए, यूनिट वेक्टर। सबसे पहली बात, यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, जिसका काम सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बताना होता है, या यूं कहें कि किसी वेक्टर की डायरेक्शन को ही हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं, राइट। सो अगर मैं मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना चाहूं, मैथमेटिकली यूनिट वेक्टर in the direction of vector A is defined as A cap is equal to vector upon vector का मैग्नीट्यूड। ये पहचान है, इसको बोलते हैं हम A कैप या A हेड। ये बोलने का तरीका है। किसी वेक्टर के ऊपर अगर टोपी लगी हुई हो, ये टोपी है, ये टोपी कैप, उसका मतलब ये है कि वो यूनिट वेक्टर है और वो ये वाली विशेषताएं, ये वाली कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है कि उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा, और उसका काम क्या होगा, डायरेक्शन बताना होगा। यहाँ से हमको एक और फॉर्मूला मिलता है कि ए वेक्टर इक्वल टू ए इंटू ए कैप। तो मैं लिख सकता हूँ एक वेक्टर को, वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वेक्टर का मैग्नीट्यूड, स्क्रीन क्लियर हो गई बेटा, सॉरी। ए वेक्टर इज ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और तो ये है वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू वेक्टर की डायरेक्शन। ये है वेक्टर का मैग्नीट्यूड
और ये है वेक्टर की डायरेक्शन। तो कोई अगर आपसे पूछता है कि वेक्टर का डायरेक्शन निकालना है, इसका मतलब क्या निकालना है, उस वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है। तो हमारे पास 3 स्टैंडर्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, आपको पता हो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ये है एक्स, ये है वाई और ये है जेड। तो इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर जो है वो आई कैप है, ये जो डायरेक्शन है ये जे कैप है, और ये डायरेक्शन जो है ये है के कैप। सो व्हाट इज आई कैप? आई कैन राइट इट इज द डायरेक्शन ऑफ positive x axis. What is j cap? Direction of positive y axis. What is k cap? Direction of positive z axis. Okay, अगर माइनस आई कैप अगर लिखा हुआ हो, माइनस आई कैप, इसका मतलब है यूनिट वेक्टर along negative x axis। तो इसको पढ़कर जवाब चाहिएगा, ये पढ़कर जवाब चाहिए आपको। मैं जो पूछने वाला हूं चैट बॉक्स में वो ये कि एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 7 है और उसकी डायरेक्शन अलोंग नेगेटिव z एक्सिस है, तो बताओ वो वेक्टर क्या होगा? ये पढ़ो, वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वेक्टर की डायरेक्शन, ये देखो, ये नेगेटिव का मीनिंग देखो और जल्दी से आंसर बताओ। ध्यान से चेक करो मैंने कौन सा एक्सिस लिखा है, अनन्या एंड स्नेहा। ध्यान से देखो, ये आपके सामने है। आई होता है एक्स के साथ, जे होता है वाई के साथ, के होता है जेड के साथ। तो यहाँ पे कौन सा है? ये जेड है। तो क्या आएगा? 7। तो मैग्नीट्यूड, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और वेक्टर की डायरेक्शन क्या है? नेगेटिव जेड एक्सिस को क्या लिखूंगा? माइनस के कैप। सो आई कैन राइट ए एज -7 के कैप। तो अगर मैं एक वेक्टर लिखता हूं b इक्वल टू 5 j कैप, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब आपको बताना है कि इसका मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन। जल्दी से बताओ। फिजिक्स में बहुत प्रिसाइज आंसर की जरूरत होती है और अभी तक मुझे कोई प्रिसाइज आंसर नहीं मिला है। भावना का आंसर सही है, अनन्या का आंसर भी सही है, साहिल का आंसर भी सही है, राहुल का आंसर भी सही है। सो मैग्नीट्यूड इज 5, डायरेक्शन इज, जरूरी लिखना है पॉजिटिव वाई एक्सिस। खाली वाई एक्सिस लिखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। पॉजिटिव वाई एक्सिस, राइट? यस ईशा, आई मिस्ड योर आंसर, देख नहीं पाया हूँ बेटा। Sir, can you repeat? What It was disconnected. what should I supposed to repeat? Who is speaking? Sir, Sapna. क्या मिस हुआ था आपका? This graph y axis. I told कि there are 3 standard mutually perpendicular direction, x, y and z. So a unit vector defined in the direction of x-axis is I cap, unit vector in the direction of y-axis is j cap, and the unit vector in the direction of z-axis is k cap, right? So ये पॉजिटिव डायरेक्शंस हैं, ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव लेंगे, यहाँ पर पॉजिटिव है, सारे पॉजिटिव है। लेकिन अगर यहाँ पर नेगेटिव आ गया
नेगेटिव आने का मतलब है कि यूनिट वेक्टर है, अभी भी कैप लगा हुआ है, लेकिन अब वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से नेगेटिव एक्स एक्सिस हो गया। तो मैंने एक सवाल दिया, एक एग्जांपल लिया कि एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 7 है और जिसका डायरेक्शन अलोंग नेगेटिव जेड एक्सिस है, तो किसी भी वेक्टर को वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के टर्म्स में लिखा जाता है। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 7 और डायरेक्शन क्या है नेगेटिव जेड एक्सिस -1 है। तो ये आंसर आ गया। If somebody can help me, because I record this class, I have recorded this class, because but I don't know how to share it, because अगर मैं इसको शेयर करने की कोशिश करता हूँ तो इसका साइज बहुत बड़ा होता है। तो is there any way that I can reduce this size and I can share it in the group? सर कंप्रेस कर सकते हो आप। कैसे करूँगा कंप्रेस भाई, मेरे पास कोई कंप्रेसर नहीं है। कौन सा सॉफ्टवेयर है? सर जेड आर्काइवर। अच्छा, कौन बोल रहा है? आयुष? ओके, शाम। तो जब मैं करूँगा ऐसा तो मुझे तुम्हारी टेक्निकल और एक्सपर्ट गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी, और अगर मैं ऐसा कर पाया तो आई वुड बी शेयरिंग द रिकॉर्डिंग। एक और तरीका है। बताओ, क्लास खत्म होने वाली है। सर आप ना इसे यूट्यूब पे डाल सकते हो, आपका चैनल होगा, अगर आपका अकाउंट है यूट्यूब पे आपका चैनल होगा, आप उसे यूट्यूब पे डाल सकते हो। अगर आप चाहो तो कि कोई और देख ले तो कोई बात नहीं, पर अगर चाहते हो कि यूट्यूब का चैनल है मेरा यूट्यूब का चैनल है, तो इसमें डायरेक्ट लोड हो जाएगी ये? यस सर, वहाँ पे आप अपलोड कर देना और अपलोड करने के बाद उसे प्राइवेट कर देना है। मतलब जिसके पास लिंक होगा ना वीडियो का केवल वही देख पाएगा। ठीक है बेटा, मुझे क्या सब पढ़ लेंगे बेटा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, भी पढ़ ले। ठीक है बेटा, कोई रीजॉइन नहीं करना है। दिस इज ऑल फॉर टुडे, वी विल कंटिन्यू विद वेक्टर्स इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।